किशोर, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुमको आवाज़ लगा रही हूँ। सौम्या चिल्लाकर किशोर को आवाज़ लगाते हुए कहा। जी दीदी, मैं ज़रा काम से बाहर गया था। बताइए क्या काम है? किशोर ने शालीनता के साथ कहा। ये लो सामान की लिस्ट और फटाफट बाज़ार जाकर सारा सामान ले आओ और दुकानदार से एक एक चीज़ का हिसाब बहुत कायदे से लिखवा लेना, क्योंकि वापस आकर तुमको मुझे सारे सामान का पूरा हिसाब देना है। क्योंकि तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझको एक पैसे का हेर फेर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा होशियारी से। सौम्या ये सारी बातें एक ही लाइन में बोलती चली गई। उसने ये बात भी सोचने की जहमत नहीं उठाई कि वहीं पर किशोर की नवविवाहित पत्नी शिल्पी भी बैठी हुई है। लेकिन किशोर को आज पहली बार बड़ी बहन का इस तरह से हिदायत देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोचेगी आखिर शिल्पी मेरे बारे में, कि क्या मैं पैसे का कोई हेरफेर करता हूँ या फिर कोई काम कायदे से नहीं करता। दीदी ये भी नहीं सोचती कि अब मैं कुंवारा नहीं हूँ बल्कि शादीशुदा हूँ। इतना सोचते ही किशोर की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। लेकिन किशोर ने बड़ी सफाई से अपने उन आंसुओं को धीरे से शर्ट की आस्तीन से फटाफट पोंछ लिया कि कहीं शिल्पी उसको इस तरह से दुखी ना देख ले, और झट से सामान की लिस्ट और झोला उठाकर बाहर निकल गया। लगभग 14-15 साल का रहा होगा किशोर, जब एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा एक साथ चल बसे और उसके सिर से मम्मी पापा का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। बस सरपरस्ती के लिए सिर पर ब्याही बड़ी बहन सौम्या का ही हाथ था। वो सौम्या जो उससे लगभग 6-7 साल बड़ी थी, और उस समय तक उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी भी कर दी थी। और जिस समय किशोर के मम्मी पापा ने इस दुनिया से विदाई ली, उस समय तक तो किशोर ने सिर्फ हाई स्कूल ही पास किया था और उम्र के हिसाब से बहुत ही भोला भाला, ज़्यादा चतुराई चालाकी उसको वैसे भी आती नहीं थी। जैसा जैसा बड़ी बहन उस समय कहती गई, वैसा ही वैसा किशोर चुपचाप करता चला गया, क्योंकि माँ बाप का साया एक साथ सिर से उठ जाने के कारण किशोर बहुत ही ज़्यादा दुखी था। सौम्या ने उसके पुश्तैनी घर को किराए पर लगा दिया और किशोर को अपने साथ लेकर अपने शहर चली गई। घर का किराया भी वो अपने ही हाथों में रखने लगी। सौम्या के पति प्रकाश का अपना गल्ले, दाल, चावल, गेहूं आदि का व्यापार था। पहले तो कुछ दिनों तक सौम्या ने किशोर के साथ बहुत सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे बहला फुसलाकर किशोर की पढ़ाई छुड़वा दी। बड़ी मुश्किल से सिर्फ इंटरमीडिएट ही पास करने दिया और उसको अपने पति के साथ व्यापार में ही लगा दिया, क्योंकि व्यापार में सहयोग करने के लिए प्रकाश को एक ईमानदार और मेहनती आदमी की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो उन लोगों को भला किशोर से ज़्यादा ईमानदार और मेहनती कौन मिलता। समय पंख फैलाकर बीतने लगा। अब तो उन लोगों को मुफ्त का इतना ईमानदार नौकर ही जैसे मिल गया। घर का राशन पानी लाना, सिलेंडर भरवाना या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाना, व्यापार के लिए बैंक दौड़ दौड़ कर जाना, सारे ही काम किशोर के जिम्मे आ गए। और साथ ही साथ दुकान पर भी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी बड़ी खुशी खुशी करता रहा। लेकिन किशोर जब भी घर से रुपये लेकर सामान के लिए बाजार जाता, सौम्या रुपये पैसों का लेन देन के बारे में हिदायत ज़रूर दे देती कि कहीं किशोर कुछ रुपये चुरा न ले। किशोर वैसे तो मस्त मौला था, उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था इन बातों से, लेकिन कभी कभी खुद को अपमानित भी महसूस करता
कि बताओ, मैं जी जान से सारा काम करता हूँ, एक पैसा कभी भी इधर उधर नहीं करता, लेकिन दीदी अपनी बातों से मुझको एक बार चेतावनी ज़रूर दे देती है। उसको घर में रूखा सूखा और बचा खुचा जो भी खाना मिल जाता, चुपचाप बिना कोई शिकायत किए खा लेता। और दीदी जीजा को अपने भगवान समान मानता कि अगर दीदी जीजा हमको आश्रय न देते तो आखिर हमारा क्या होता, क्योंकि चतुर चालाक तो वो बिल्कुल था ही नहीं। प्रकाश, मैं सोच रही हूँ ना कि किशोर की शादी कर देती हूँ। एक दिन सौम्या ने प्रकाश के आगे प्रस्ताव रखा। सौम्या, पागल हो गई हो क्या तुम? अगर किशोर की पत्नी समझदार और तेज तर्रार आ गई तो वो किशोर को तुरंत यहाँ से लेकर फुर हो जाएगी और हम लोग हाथ मलते ही रह जाएंगे। फिर हम लोगों को इतना अच्छा मुफ्त में काम करने वाला नौकर कहाँ मिलेगा जो सिर्फ 2 समय के खाने के बदले में इतना ज़्यादा काम कर सके। प्रकाश ने सौम्या को समझाते हुए कहा, आप भी ना कुछ समझते ही नहीं हैं। मैं किशोर की पत्नी बहुत गरीब और सीधे साधे परिवार से लाऊंगी जो ज़्यादा कुछ बोल ही ना सके। और फिर तुमको तो पता ही है कि घर का काम भी अब मुझसे नहीं होता है, तो घर के काम मुझसे करवाऊंगी और किशोर तो तुम्हारे साथ जुटा ही रहता है। जब इसकी पत्नी आ जाएगी तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली को भी धीरे धीरे से हटा दूंगी, तो उसके भी पैसे बचेंगे सो अलग। सौम्या ने इतने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा कि कोई उसकी बात को सुन ना ले, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। खैर, सौम्या ने एक गरीब और सीधे साधे परिवार की सीधी सीधी लड़की शिल्पी को देखकर किशोर की शादी कर दी। शिल्पी को पाकर किशोर की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि शिल्पी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जिस किशोर को ठंडा और बचा खुचा खाना मिलता था, अब उसको ताज़ा और गर्म खाना मिलने लग गया। जहाँ किशोर को ठंडी और बासी थर्मस में रखी चाय पीने को मिलता था, वहीं अब उसको गर्मा गर्म ताज़ी चाय मिलने लगी। जहाँ वो अक्सर मैले कुचैले कपड़े पहने ही नज़र आता था, वहीं अब वो साफ़ सुथरे कपड़े पहने नज़र आने लगा। किशोर यही सोच कर बहुत खुश होता कि चलो, मम्मी पापा के जाने के बाद कोई तो मुझको प्यार करने वाला आ गया। लेकिन ये सब सौम्या की फूटी आँख ना सुहाता और वो शिल्पी के ऊपर गुस्सा उठती। शिल्पी, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। ऐसा है कि ये बार बार रोटी सेंकने और बार बार चाय बनाने में गैस का बहुत खर्च हो जाता है। एक बार में ही सब बनाकर रख दो, जिसको जब मौका मिलेगा तब वो खा पी लेगा। हमारे यहाँ हर समय गैस जलाने का रिवाज नहीं है। सौम्या बहुत ज़्यादा उस समय चिनकते हुए शिल्पी से बोली, जब वो किशोर को गर्मा गर्म रोटियां खिला रही थी। लेकिन दीदी, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ताज़ा खाना और ताज़ी चाय बनाकर दूंगी तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से खा पी सकेंगे। शिल्पी बहुत नम्रतापूर्वक बोली, अभी कल ही डोली से उतरी हो और आज हमको ही 3-5 सिखा रही हो, जैसे मुझको कोई समझ ही नहीं है। जितना कहती हूँ मैं तुमसे उतना ही करो। ये तो हमारा एहसान मानो जो हम उसको अपने हाथ ले आए, वरना उसको कौन रखता, कौन खिलाता पिलाता, पड़ा होता किसी कोने में। सौम्या इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो ये सब अपने सगे छोटे भाई के लिए बोल रही है। शिल्पी की आंखों में भी नमी सी तैर गई। खैर, उस समय किशोर भी एक ही रोटी खाकर उठ गया और खाना तो शिल्पी के मुंह में भी नहीं चला। इस तरह से तिरस्कृत होते हुए दोनों पति पत्नी रह रहे थे। जो बातें पहले किशोर बेफिक्र होकर सुन लेता था, अब कहीं ना कहीं वो बातें
दिल में दर्द देने लगी, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अपना ही अपमान सहन कर रहा था और अब पत्नी के भी अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। देखो ना, मैं तुमसे कहती थी कि किशोर की पत्नी भी हमारे घर बिल्कुल नौकरानी बनकर ही रहेगी। वही हो रहा है। मैं तो बिल्कुल ठाठ से रहती हूँ, ना किसी बात की जिम्मेदारी, ना ही कोई टेंशन। तुम बेकार में ही डर रहे थे। अब तो मैं ज़िंदगी भर सेठानी बनकर रहूँगी और तुम सेठ बनकर, और ये दोनों पति पत्नी हम लोगों के नौकर नौकरानी बनकर। सौम्या ने बड़ी बेशर्मी के साथ प्रकाश से कहा। स्वार्थ के कारण वो ये भी भूल गई कि किशोर उसका छोटा भाई है और शिल्पी उसकी छोटी भाभी। सौम्या, बिल्कुल यही सोच रही थी तुम। वैसे तो बनिया मैं ही हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकली। प्रकाश भी बेशर्मी की हंसते हुए बोला। इत्तेफाक से उस समय किशोर किसी काम के लेन देन के हिसाब के लिए प्रकाश के कागज़ पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आया था, और उसने जैसे ही सौम्या के मुंह से अपना और शिल्पी दोनों का नाम सुना तो वहीं दरवाजे पर ठिठक गया कि ज़रूर ये लोग हम दोनों की प्रशंसा कर रहे होंगे कि हम लोग कितनी अच्छी तरह इन लोगों का साथ निभा रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये लोग तो हम दोनों को नौकर नौकरानी बनाने पर तुले हुए हैं। हे भगवान, मेरी बड़ी बहन होकर भी इतनी बड़ी जालसाजी हम लोगों के साथ कर रही है, और इससे आगे वो कुछ भी नहीं सुन सका। तुरंत उल्टे पांव वापस चला गया। इधर जैसे ही पर्दा सरसराया, सौम्या बाहर की ओर लपकी और उसने किशोर को अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। और तभी उसने ये भी देखा कि किशोर शिल्पी का हाथ पकड़कर उसके कमरे की ओर आ रहा था, और जैसे ही उसको सौम्या दिखाई पड़ी वैसे ही बोला, दीदी, मैं तो अज्ञानतावश आपका नौकर बन ही चुका था, लेकिन अब मेरी पत्नी आपके घर की नौकरानी बिल्कुल नहीं बनेगी। आज और अभी हम दोनों इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब हम दोनों को आप दोनों का कोई भी एहसान नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे बच्चे हों और वो भी इस घर के तिरस्कृत भरी ज़िंदगी सहे। वैसे तो शायद मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, लेकिन आज आपकी हर बात को याद करके मुझको महसूस हो रहा है कि आपने हमेशा हमारे साथ नौकरों के जैसा व्यवहार किया। दीदी, बड़ी बहन तो माँ के समान होती है, फिर आपने कैसे अपने छोटे भाई के साथ अनर्थ किया। आप स्वार्थ में इतना गिर गई कि अपने भाई और भाभी को ही नौकर नौकरानी बनाने की सोच डाला। धिक्कार है आपकी सोच पर दीदी। अब हम लोग एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। हमारा घर तो हमारे पास है ही, और हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि जिससे हम लोग पूरी तरह से स्वाभिमान की ज़िंदगी व्यतीत कर सके। ये सब कहते कहते जैसे किशोर का शरीर थरथराने सा लगा, और उधर तब तक प्रकाश भी किशोर की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया था। तुम होश में हो ना किशोर? एक तो हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और तुम बदले में हम लोगों को आंखें दिखा रहे हो। प्रकाश रिश्तों की मर्यादा भूलकर चिल्लाते हुए बोला। जीजा जी, ये तो आप भी खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने एहसान किया था। यह एहसान फरामोशी की, लेकिन अब मेरी आँखों के आगे पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। किशोर रोते हुए बोला। अरे किशोर, तुम शायद गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग आराम से इस घर में रहो, तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सौम्या शब्दों में मिठास घोलते हुए बोली, क्योंकि अब तो बाजी पलट गई थी। एक साथ घर और दुकान को संभालने वाले चले जा रहे थे। नहीं दीदी,
अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया। आपको अपनी बहन कहते हुए भी लाज आ रही है। और किशोर शिल्पी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। सौम्या और प्रकाश उन दोनों को जाते हुए चुपचाप देखते रहे, क्योंकि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, इस तरह से किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना क्या सही है? किशोर तो फिर भी अपना सगा भाई था। सौम्या का पैसों के लालच में सौम्या ने बिल्कुल गलत किया, पर किशोर ने जो किया मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।